हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी में पुनः एक बार आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी के। आज का जो क्लास हम करवाने जा रहे हैं मेरे प्यारे, आज का जो क्लास होगा हिंदी व्याकरण से होगा। क्योंकि परीक्षा सर पे आ चुका है ना, अब समय नहीं रह गया, इसलिए सभी विषयों को लेकर चलना एकदम जरूरी हो गया। इसलिए आप सबको अब सभी विषयों का भाग लेना पड़ेगा। अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे, है ना। यहाँ से भी यदि आप सभी विषयों का अध्ययन कर लेते हैं तो अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं। ठीक है, सीट पर सीट क्या करना है, मेरे क्लास जो है, मैं जो क्लास करवाता हूँ रेगुलर आपको देखना है और कुछ नहीं करना है। काफी अच्छे नंबर से पास कर सकते हो, यहाँ से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो आज हम करवाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण से पहला चैप्टर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वर्ण विचार, है ना। ये हालांकि बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। अब जो तैयारी होगा थोड़ा सा कुछ लेवल का होगा, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वर्ण विचार के हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए वर्ण विचार से पहले हम बात करेंगे मेरे लाल वर्ण। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण का। ठीक है, जब हम बचपन में क ख ग घ अंग च छ ज ज या ट ठ ड ढ न पढ़ते थे, है ना, वही है वर्ण, है ना। लेकिन बचपन में गुरुजी हमको ये नहीं बताते थे कि तू वर्ण सीख रहा है। ठीक है, तब हम सिर्फ जानते थे कि क ख ग घ च छ ज ज पढ़ रहे हैं, है ना। आज हम वर्ण पढ़ रहे हैं। तो वर्ण जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। और हिंदी व्याकरण में काफी ज्यादा प्रश्न जो है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वर्ण से, है ना। ध्यान रखिएगा, वर्ण से भी पूछे जाएंगे, हिंदी व्याकरण से काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं वर्ण किसे कहेंगे। ध्यान रखिएगा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, यानी कि भाषा के उस ध्वनि, ध्वनि के मतलब होता है आवाज, ध्यान रखिएगा, या उच्चारण। भाषा के उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता है ना। वह लास्ट स्टेज है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद उसका कोई खंड ही नहीं हो सकता। तो इसका उदाहरण इस प्रकार, माफ कीजिएगा, इसका परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका, है ना, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक है मेरे लाल, ठीक है, क्लियर है। वर्ण अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वर्ण उस ध्वनि को कहेंगे जिसका ना तो खंड कर सकते हैं ना ही टुकड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है, बात कर ले जैसे में सर, तो जैसे में बात कर लिया जाए तो हम पढ़ते हैं क, है ना, या हम पढ़ते ख, ठीक है, या हम पढ़ते ग, क्या पढ़ते हैं ग, या च, है ना, या म, या प, ट इत्यादि, यही सब वर्ण है। यानी कि क से लेकर के य तक की जो हम पढ़ते हैं वर्ण, वो सारे के सारे वर्ण ही है, ध्यान रखिएगा। क से लेकर य तक हम जो पढ़ते हैं सारे के सारे क्या है, वर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से इसका क्या रखेंगे आप लोग, परिभाषा याद रखेंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका ना तो खंड होगा ना ही टुकड़ा होगा, है ना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे जानना ये जरूरी है, वर्ण के कितने प्रकार। बाबू रे, वर्ण के कितने प्रकार है, एकदम इजी सा टॉपिक है, आज आप लोग जानते भी होंगे शायद, फिर भी आपको अध्ययन करना ही होगा। ठीक है, अब हम कहेंगे वर्ण के प्रकार, या जान लीजिए, या वर्ण के भेद कहेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ण के कितने भेद हैं या वर्ण के कितने प्रकार हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए वर्ण के दो प्रकार हैं, वर्ण के दो प्रकार हैं, वर्ण के दो प्रकार हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, वर्ण के कितने प्रकार है मेरे लाल, वर्ण के दो प्रकार है, यानी कि दो भेद है। कौन कौन है, तो एक है स्वर वर्ण, ध्यान रखेंगे, एक है स्वर वर्ण, और दूसरा बात किया जाए तो दूसरा है व्यंजन वर्ण। क्या है मेरे लाल, दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक है, याद रखिएगा, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल समझ आएगा। वर्ण के दो भेद है, या वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होते हैं, एक व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेंगे स्वर वर्ण किसको कहेंगे। मन में सवाल आना चाहिए कि चलिए मान लिए कि वर्ण के दो भेद हैं, है ना, वर्ण के परिभाषा जान लिए। अब ये जानना है कि वर्ण के जो दो भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, है ना, किसे कहेंगे, कैसे हम समझेंगे कोई स्वर है कोई व्यंजन है, ये जानना भी आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। चले जाते हैं आपको, है ना। चलिए बात कर लेते हैं स्वर का। ठीक है, स्वर वर्ण का हम कहेंगे स्वर, ध्यान रखिएगा, स्वर उन वर्णों को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, स्वर उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं, है ना। ठीक है, कहते हैं जिसका उच्चारण, ध्यान से लिखेंगे, जिसका उच्चारण, उच्चारण के मतलब होता है जब हम बोलते हैं। ठीक है, उच्चारण के मतलब होता है जब हम बोलते हैं, उच्चारण
है ना, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्ण के, ध्यान रखिएगा, किसी अन्य वर्ण के सहायता के बिना होता है। ठीक है मेरे लाल, सहायता के बिना होता है। क्लियर है, के बिना होता है। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय इसे किसी भी अन्य वर्ण का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, ये अपने आप में एकदम हीरो है, ये अपने आप में बाहुबली है। ये कहता है हमको किसी का जरूरत नहीं है, लाला है ना, चल पतली गली से निकल, हम खुद में अपने आप में क्या है, हीरो है, अपने आप में बॉस है ना। ये कहता है, कौन कहता है, स्वर वर्ण, है ना। तो ये अपने आप में बॉस है मेरे भाई। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, बॉस है। इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, और जिसको किसी की सहायता की जरूरत न हो उस वर्ण को ही हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता स्वर वर्ण की मूल संख्या यानी कि कुल संख्या कितने हैं, तो आइए हम बात करेंगे स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। आपने समझा कि स्वर वर्ण किसे कहेंगे, जिसे किसी की जरूरत ही न पड़े, जिसके उच्चारण में किसी का जरूरत ही न पड़े, वही स्वर वर्ण। ठीक है, अब जैसे में हम लिखेंगे मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे बउआ, मेरे बाबू, मेरे सोना, है ना। अब हम लिखेंगे अ, ठीक है, आ, हर्षी, दीर्घी, है ना, री, ठीक है, हर्षयु, दीर्घु, ठीक है, ए, आए, ओ, औ। ठीक है, ये सारे के सारे जो है, ये जो है ये बाबुरे, ये जो है स्वर वर्ण। ठीक है, क्लियर है, यही स्वर वर्ण है। ये स्वर वर्ण है, ये अपने आप में क्या है, हीरो है ना। ये बाहुबली है, इसे कोई छेड़ना मत। ठीक है, इसको हमको तुमको यानी किसी भी व्यंजन वर्ण की इसको जरूरत ही नहीं है। कहता चल भाई चल निकल पतली गली से, हमको तेरा जरूरत नहीं। समझ रहा है विनोद? हाँ, नहीं कहते हैं हमारा साथ गेम खेलबू तो बुझ जाइए, हम संतोष पागल ना है। हाँ, सीधा हम दुआ था करेली, ध्यान रखना। तो ये जो है सारा जो है स्वर वर्ण है। ठीक है, अच्छा, कहते हैं ना, कहते हैं ना, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलते हैं, है ना। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलते हैं, हौसला रख जीतने का। ठीक है, किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलता है। ठीक है, इसलिए वक्त से लड़िए, जज्बात से लड़िए, अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत कीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को। अगर कोई आगे बढ़ने वाला होता तो लाख मुसीबत रास्ते में आता, लाख बाधा होता है, वो कभी न दिखता है जो प्रण करके चलता है। और जो अपने किस्मत के भरोसे रह जाता है वो बहुत पछताता है। ध्यान रखिएगा, किस्मत बदलना अपने हाथों में है ना। हर काम किस्मत के भरोसे नहीं थोपा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए अपनी किस्मत आपको खुद बदलना होगा, अपने किस्मत से लड़ना होगा, अपने वक्त से लड़ना होगा, अपने बुरे वक्त से खास करके लड़ना होगा। और जो बुरे वक्त में लड़ा है, डट कर उसका मुकाबला किया है, वही सफल हुआ है। यदि सफल होना है तो बुरे वक्त का डट कर मुकाबला करो, और बुरे वक्त का भी स्वागत करो, सत्कार करो, नमस्कार करो, है ना। वही बुरा वक्त है, कल की मंजिल तुमको दिखाएगा, सफलता की राह पर ले जाएगा। बुरा वक्त ही ले जाता है, ध्यान रखिएगा। और बुरे वक्त में ही अपनों का पहचान होता है, बुरे वक्त में ही खुद का भी पहचान होता है कि हम किस कदर इस बुरे वक्त से लड़ सकते हैं, है ना, कैसे इसका डट कर मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कभी भी सिचुएशन आपके सामने आए कि हम बुरे हालात में है, बुरे वक्त में है, तो ध्यान रखिएगा उस समय डरना नहीं है, आपको पीछे हटना नहीं है, डट कर उसका क्या करना है, मुकाबला करना है। ध्यान रखिएगा, तभी आप सफल होंगे, तभी आप क्या कहलाएंगे, विजेता कहलाएंगे, सिकंदर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, आपने समझा कि स्वर किसको कहेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बउआ हो, अगर आपसे पूछता है मेरे भाई, मेरे लाल, स्वर वर्ण की संख्या, क्या पूछे, स्वर वर्ण की संख्या, ध्यान रखिएगा, तो इसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस प्रकार से हम कहेंगे स्वर वर्ण की संख्या जो होगा 11 होगा। कितना होगा, 11 होगा। अब हमने जान लिया कि वर्ण किसको कहेंगे, वर्ण के कितने भेद है या कितने प्रकार है, स्वर वर्ण किसको कहेंगे, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है ना। अब बात करेंगे स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है मेरे बाबू, चलिए यहाँ पे जगह थोड़ा सा बचा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेंगे। चलिए लिखेंगे स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद। ठीक है, स्वर वर्ण के भेद, ध्यान रखिएगा स्वर वर्ण के भेद के बारे में। ठीक है बाबू, एकदम बिल्कुल समझिएगा। आज आपके भेजा में उतार देंगे वर्ण। ठीक है, वर्ण आपके भेजा में सीधा सीधा क्या होगा, उतर जाएगा, है ना। प्लेन से आएगा यूं करके आपके भेजा में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। और भेजा का थोड़ा फ्रेश रखिएगा, भेजा फ्राई करके रखिए। अब फिर भेजा फ्राई करने को कहे तो ऐसा ना कि जाना कढ़ाई में, जाना तेल रख लेना, अपना भेजा इसमें फ्राई कर लेना, कल होकर पता चलेगा कौन सा बानर आ गया मेरे पास, है ना। ऐसा भी मत करना। चलिए बात करेंगे स्वर वर्ण के कितने भेद है मेरे लाल, तो स्वर वर्ण के भेद बउआ हो 2 गो, कै गो, 2 गो, नहीं माफ कीजिएगा 3 गो, है ना। ऐसे 2 गो
चलता है लेकिन 3 गो है। कौन कौन सा है ध्यान रखिएगा। एक है ह्रस्व स्वर, ठीक है, एक है दीर्घ स्वर, एक है दीर्घ स्वर, ठीक है, और एक है प्लुत स्वर। यदि आपको क्लियर न दिखाई दे तो बोलिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बुआ स्वर वर्ण के कितने भेद है, तो स्वर वर्ण के भेद है 3 गो। ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुत स्वर हो गया, है ना। ये स्वर इनमें से ही आएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें से ही आएगा ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। अब उच्चारण के आधार पर ध्यान रखिएगा, उच्चारण के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ को हम लोग क्या करते हैं, समय के आधार पर किसमें कितना समय लगता है उस आधार पर भी इसको बांटते हैं, या लेखन के आधार पर भी इसको बांटते हैं। लेकिन प्लुत स्वर को लेखन में किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं है। प्लुत स्वर का प्रयोग होता है किसी को पुकारने के समय, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे कैसे पुकारने के समय कैसे इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार क्या कीजिए बाबू रे, नोट कीजिए, है ना, इसको नोट कर लीजिए, बारीकी से नोट कीजिएगा। आज आपका वर्ण का जो टेंशन है, डर है, खत्म कर देंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमने जाना वर्ण के परिभाषा, वर्ण के भेद, है ना, वर्ण की संख्या। अब बात करेंगे ह्रस्व स्वर आखिर होता कौन है, दीर्घ स्वर कौन होता है, और प्लुत स्वर कौन होता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं मेरे लाल, बात करेंगे ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम कहेंगे जिन स्वर के उच्चारण में, ठीक है, जिन स्वर के उच्चारण में, ध्यान रखेंगे, जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में न्यूनतम समय यानी कि कम से कम समय लगे या कम समय लगे, जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगे, क्या लगे, कम समय लगे, ठीक है, कम समय लगे, उसे हम लोग कहेंगे बउआ, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहेंगे, उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे या कहते हैं, ठीक है। आपने क्या समझा, आपने क्या समझा कि जिन स्वर के उच्चारण में यानी कि जिन स्वर को हम बोलते हैं यानी कि उच्चारण करते हैं उसमें कम समय लगे, क्या लगे, बहुत कम समय लगे, तो हम उसे कहेंगे यह ह्रस्व स्वर है। और ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। जैसे में देख लीजिएगा, जैसे में देखेंगे ह्रस्व स्वर कौन कौन है, ठीक है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व जो है अ है, ठीक है, उसके बाद अ है, ई है, उसके बाद उ है और री है। ध्यान रखिएगा, ये 4 है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाबू रे, अगर आपसे पूछ लिया जाए ह्रस्व स्वर की संख्या, क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर की संख्या, ध्यान रखिएगा, ह्रस्व स्वर की संख्या, तो ह्रस्व स्वर की जो संख्या है 4 है। कितने हैं बउआ, 4 है, ठीक है। परिभाषा किस प्रकार से हम देंगे कि जिन स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे कि अ ई उ री, यह कितने हैं, 4 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर, ठीक है, क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर, ठीक है। जिन स्वर के उच्चारण में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में, है ना, ह्रस्व से, क्या, ह्रस्व स्वर से, ध्यान रखिएगा, क्या रखेंगे, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, क्या, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, क्या लगे बउआ, 2 गुना समय लगे, ठीक है, 2 गुना समय लगे, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। उसे क्या कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, यानी कि जिन स्वर के उच्चारण में यानी कि किसी स्वर को हम बोलेंगे और हमें पता चले कि ह्रस्व स्वर को मुकाबले जो इसमें 2 गुना समय लगता है, तो हम कहेंगे यह दीर्घ स्वर होगा। और दीर्घ स्वर की संख्या की बात करें तो दीर्घ स्वर की संख्या जो हो जाएगी 7 हो जाएगी। कितने हो जाएगी बउआ, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे लाल, 7 होगा, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी हो चुका है, अब कितने बच गए, 7 बच गए। तो वह कौन कौन सा होगा, आ होगा, ठीक है, दीर्घी होगा, क्या होगा, दीर्घु होगा, क्या होगा, दीर्घु होगा, ए होगा, ऐ होगा, ओ होगा और औ होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है बाबू रे, ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर, क्या लिखेंगे, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या कितना, दीर्घ स्वर की संख्या की बात किया जाए तो 7। कितने, 7। क्लियर है बउआ, क्लियर है। चलिए ध्यान रखिएगा, हमने जाना वर्ण किसे कहेंगे, है ना, वर्ण के कितने भेद हैं, उसके बाद हमने जाना स्वर वर्ण किसे कहेंगे, है ना, और ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, जान गए। क्लियर है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। चलिए, किसी तरीके की कोई परेशानी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में हम समझ रहे हैं, है ना, एकदम बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है। चलिए, अब एक चीज रह गया, अब वर्णमाला, एक छोटा सा चीज है, वर्णमाला भी समझ लीजिए, ठीक है, वर्णमाला भी समझ लीजिए बुआ।
एक होता है वर्णमाला। ठीक है, क्या होता है? वर्णमाला, ध्यान रखिएगा। वर्णों के समूह को, जिस प्रकार से फूलों के समूह को हम क्या कहते हैं? माला कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं, या फूल माला कहते हैं ना। यहाँ पे वर्णमाला है, तो ध्यान रखिएगा, वर्णों के, क्या लिखेंगे? वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को, ध्यान रखिएगा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्ण का पूरा समूह कहलाएगा वर्णमाला। क्या कहलाएगा? वर्णमाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना सारा टॉपिक जो है आप पहले नोट कीजिए, फिर आगे हम चर्चा करेंगे अगले वर्ण का। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आइए बात कर लेते हैं अब। चलिए आइए अब बात करते हैं। हमने देखा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अब देखते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या देखेंगे? प्लुत स्वर, ध्यान रखिएगा, प्लुत स्वर। अब आपके मन में यह विचार आना चाहिए कि प्लुत स्वर किसे कहेंगे, है ना। अब कहेंगे जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में, ठीक है, जिन स्वर के उच्चारण में, है ना, ध्यान रखिएगा, ह्रस्व और ह्रस्व और ह्रस्व और दीर्घ स्वर से, ह्रस्व और दीर्घ स्वर से, दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे। क्या लगे? ज्यादा समय लगे। ठीक है, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे, ठीक है, ज्यादा समय लगे, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, नोट में खास करके याद रखेंगे आप लोग, नोट में। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर का, है ना, प्लुत स्वर का प्रयोग, है ना, प्रयोग लेखन में नहीं होता। ठीक है, लेखन में नहीं होता है, यानी कि लिखने के क्रम में इसका कहीं भी कोई प्रयोग नहीं होता है ना। इसे, इसका प्रयोग यानी कि इसका उपयोग, इसका उपयोग, है ना, है ना, इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग किसी को पुकारने में होता है, किसी को पुकारने में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेंगे जैसे में। वह कैसे, है ना, जैसे में समझेंगे कैसे। ठीक है, जैसे हम किसी को पुकारेंगे, दूर से यदि हम पुकारते हैं तो कहते हैं ए राम, जोर से थोड़ा सा समय लेते हैं, राम बोलते हैं ना, राम। हम कहते हैं ए मोहन, ए सोहन, है ना। थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि दूर से जब किसी को पुकारते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इतना देर तक बोले कि मेरा आवाज उसके कानों तक पहुंच जाए, ऐसा करते हैं ना। तो उस समय हम प्लुत स्वर का क्या करते हैं? उपयोग कर रहे होते हैं ना। जैसे हम कहेंगे राम, राम, है ना, बोलते हैं ना राम। जैसे हम बोलेंगे मोहन, क्या बोलेंगे? मोहन। जैसे हम बोलेंगे सोहन, सोहन, है ना, इसे अ पढ़ते हैं। थोड़ा सा हमें समय लगाना पड़ता है ना, थोड़ा सा टानते हैं, थोड़ा सा खींचते हैं, तो उसमें प्लुत स्वर का उपयोग करते हैं। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम कहते हैं ओम, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? उच्चारण करते तो हम ऐसे भी बोलते हैं ओम, इस प्रकार से बोलते हैं, बोलते हैं। तो यह प्लुत स्वर है। क्या है? यह प्लुत स्वर है। और ध्यान रखिएगा, प्लुत स्वर का उपयोग कहीं भी लेखन में नहीं किया जाता है, यानी कि उच्चारण में, यानी कि दूर से पुकारने में यह इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपने जान लिया प्लुत स्वर किसे कहेंगे। ठीक है, और प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, जैसे भी हमने जान लिया। ठीक है, अब बात कर लेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे मेरे लाल? व्यंजन वर्ण के बारे में बात करेंगे। व्यंजन वर्ण के व्यंजन वर्ण के बात करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बखूबी नोट करते रहिए। आज बिल्कुल भेजे में उतार देना है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का डर आज खत्म कर देना है दिमाग से। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब बात करेंगे व्यंजन वर्ण, बात कर लेते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाता है मेरे लाल व्यंजन वर्ण, क्या पूछ लिया जाए? व्यंजन वर्ण। ठीक है, हमने जाना, हमने कहा कि स्वर वर्ण जो है अपने आप में बाहुबली है ना, तिस्मार खां है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे व्यंजन वर्ण जो है थोड़ा सा गरीब है। क्या है? गरीब है। इसको हर जगह हर वक्त, है ना, स्वर की आवश्यकता पड़ेगा, है ना, उसके जरूरत, यानी कि उसके सहयोग के बिना, है ना, उसके सहयोग के बिना यह चल नहीं सकता है, इसको बोल नहीं सकते, है ना। उसका उपयोग हम बोलने के क्रम में होगा, उच्चारण के समय। ठीक है, तो बेचारा व्यंजन जो है थोड़ा सा गरीब है, इसको हमेशा सदैव उच्चारण के समय किसका सहयोग लेना पड़ेगा?
स्वर का सहयोग लेना पड़ता है, बिना सहयोग के ये नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे, लिखेंगे व्यंजन, क्या लिखेंगे, व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, है ना, जिसका उच्चारण, ठीक है, जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण स्वर के सहायता से होता है, किसका, स्वर के सहायता से होता है, स्वर के सहायता से होता है। उच्चारण का मतलब होता है जब इसे हम बोलते हैं ना तो स्वर का सहायता लेना ही पड़ेगा बाबू, बिना उसके सहायता के यह बोला ही नहीं जाएगा। ठीक है, अब जैसे में हम कहेंगे कि जैसे, जैसे हमने बोला क, जैसे हम बोलते हैं क, तो क में अ छुपा हुआ है, हम कहते हैं क अ आया, है ना। जैसे हम कहेंगे च अ आ रहा है, जैसे हम कहेंगे छ अ आ रहा है कि नहीं है, कहेंगे ना। तो ध्यान रखिएगा, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को ही कहते हैं जब उसका उच्चारण करते हैं तो किसका सहारा लेना पड़ता है, यानी किसका सहयोग लेना पड़ता है, स्वर के सहायता से बोलना पड़ता है ना। जब तक स्वर का सहायता नहीं होगा जब तक इसे मुकम्मल बोल नहीं सकते। ठीक है, जैसे हम कहेंगे च, है ना, जैसे हम कहेंगे च, तो इसमें क्या छुपा हुआ, च और अ, ये दोनों मिलता है तब हम बोलते च, है ना। हम कहते च, या हम कहते क, तो क है जो है, क जो है इसमें क और अ दोनों फेटा हुआ है तब हम कहते क। ठीक है, अब मान लेते ट है, ट है और इसमें अ जुटा हुआ है तो हम कहते ट, जैसे ये त है और त में अ जुड़ा हुआ है तो हम कहते त, है ना, ये दोनों एक ही चीज हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम कहेंगे प, तो प में अ आ जाता है प, जैसे हम बोलेंगे प आया, है कि नहीं है, ध्यान रखिएगा। या हम बोलेंगे, या हम बोलेंगे का, जैसे हम बोलेंगे का, तो का में आ रहा है, जैसे हम बोलेंगे की, जैसे हम बोलेंगे पी, जैसे हम बोलेंगे सी, है ना, कुछ भी बोलेंगे तो उसमें स्वर आना ही आना तय है। किसी में ई आएगा, किसी में आ आएगा, किसी में ए आएगा, किसी में अ आएगा, है ना। जैसे हम कहेंगे मैं बोलते हैं, मैं हम लोग बोलते हैं तो म में म और क्या है, ए जुड़ा हुआ है तब बनता है मैं, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब हुआ मेरे लाल कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण जब हम करते हैं ना तो उसमें स्वर का सहायता लेना ही पड़ता है। ठीक है, चाहे कोई भी व्यंजन आप बोल लीजिए, है ना। तो कौन कौन सा किसका सहारा लेना पड़ता है, तो हमने जान गया कि स्वर का सहायता लेना पड़ता है, किसका, या तो अ का सहारा लेना पड़ेगा, या आ का, या ई का, है ना, या दीर्घी का, या क्या कहेंगे ऊ का, या दीर्घु का, या री का, या ए का, या ए का, है ना, या तो ओ का, या तो औ का। इस सब का हमको सहारा लेना पड़ेगा उच्चारण के समय, किसके समय, उच्चारण के समय। लिखने के समय भी इसका क्या होगा, लिखने के समय भी इसका महत्व है। अगर ये है तो इसका मतलब होता है पाई, ऐसे दे दीजिए, ये ई है तो इसका मतलब इधर से, ये ई है तो इसका मतलब इधर से, ये है तो इसका मतलब इधर से नीचे की ओर, है ना, ये है तो इसका मतलब इधर से, ये है तो इसका मतलब हुआ इधर से, ये है तो एकले हुआ, इसका मतलब हुआ दूगो ऐसे रहेगा, इसका मतलब हुआ ऐसे रहेगा, है ना, और इसका मतलब हुआ ऐसे रहेगा। ठीक है, इस सब का मतलब ये है। ठीक है ना। अगर ये ना लिखा जाए क्लियरली तो इसके जगह पर ये होता है मेरे लाल, ध्यान रखिएगा, है ना। ध्यान रखेंगे, आ के जगह पर हम पाई जब लिखते हैं तो वहां पे हम आ का प्रयोग कर रहे होते, ध्यान रखिएगा। जहां पर हम ऐसे लिखते हैं जैसे हम लिखेंगे की, जैसे मी, चाहे सी, चाहे ची, है ना, तो इसका प्रयोग होगा। बहुत जगह इसका भी प्रयोग होगा। अगर हम कहें कु, पू, लू, है ना, सु, तो वहां पे इसका प्रयोग हो रहा था लिखने के क्रम में, किसके क्रम में, लिखने के क्रम में, है ना। तो इसका मात्रक ये कहलाएगा। ये सब एक प्रकार के मात्रक है। क्या है ये मात्रक है। क्या है, ध्यान रखेंगे, यह जो है मात्रक है। क्या है, मात्रक है। और मात्रक कितने होते हैं, 10 होते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने होते हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मात्रक कितने होते, ध्यान रखिएगा, तो 10। और मात्रक कहां से निकल कर आता है, तो वही स्वर वन में से निकल कर आता है। कहां से, स्वर वन में से निकल कर आता है। और व्यंजन को उच्चारण में इन सबका सहयोग लेना पड़ता है ना। यह जो है उसका सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब बढ़ेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है, व्यंजन वर्ण के उदाहरण में आप लिख सकते हैं, क से लेकर म तक लिख देंगे, सब व्यंजन वर्ण, है ना, ध्यान रखिएगा। अब व्यंजन वर्ण में अब हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की अब बात करेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के भेद या परिभाषा, भेद या प्रकार। ठीक है, अब बात करेंगे व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में या भेद के बारे में। ठीक है, प्रकार कहिए या भेद कहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाता है व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार है या कितने भेद हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका 3 भेद है ना।
कितना भेद है इसका? 3 भेद है। एक है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, ठीक है। क्या किए? व्यंजन वर्ण के प्रकार या भेद, तो व्यंजन वर्ण के प्रकार या भेद 3 प्रकार के होंगे या 3 भेद होगा। स्पर्श व्यंजन होगा, अंतःस्थ व्यंजन होगा। क्या होगा? अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। चलिए, और एक होगा ऊष्म व्यंजन। क्या होगा? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। क्या होगा? ऊष्म व्यंजन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है मेरे लाल? क्लियर होना चाहिए। यानी कि व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में पूछा जाए तो व्यंजन वर्ण के भेद होगा 3 गो। कै गो? 3 गो, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म, ठीक है। स्वर का पूछा जाए तो स्वर के 2 होगा, माफ कीजिएगा 3 गो उसका भी होगा। क्या क्या होगा? दीर्घ स्वर, है ना, उसके बाद हीर स्वर, उसके बाद होगा ऊष्म स्वर। यानी कि स्वर वर्ण के भी 3 गो भेद और व्यंजन वर्ण के भी 3 गो भेद, ठीक है। अब वो तीनों भेद कौन कौन सा है अब हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब स्पर्श व्यंजन के बारे में बात किया जाए मेरे लाल, स्पर्श व्यंजन के बारे में बात किया जाए, स्पर्श व्यंजन के बारे में बात किया जाए तो जब हम स्पर्श व्यंजन के मतलब, स्पर्श का मतलब होता है सटना, है ना। जब हम यहाँ से, है ना, यहाँ से ही हम कोई शब्द बोलते हैं या कोई वर्ण हम बोलते हैं, किसी वर्ण का उच्चारण यहीं से होता है, मुख से होता है। तो मुख के किसी न किसी अंग के स्पर्श से जब कोई वर्ण बोला जाए, है ना, मुख के अंदर किसी न किसी अंग के स्पर्श से जब कोई वर्ण बोला जाए तब हम कहेंगे वह वर्ण जो है स्पर्श वर्ण है। क्यों? क्योंकि वह 2 अंगों के स्पर्श से क्या होता है? वो बोला जाता है, तो उसे कहेंगे स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन तो समझ गया, है ना। स्पर्श व्यंजन, इसका उच्चारण, इसका उच्चारण जो होता है ना, मुख के, है ना, मुख के 2 वर्णों के, मुख के, माफ कीजिएगा, मुख के 2 अंगों के, मुख के 2 अंगों के स्पर्श से, 2 अंगों के स्पर्श से, है ना, होता है, ठीक है, होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए बाबू? स्पर्श व्यंजन की संख्या, ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या, ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात किया जाए मेरे लाल तो कहिएगा 25। कितना? 25। अब वह 25 कौन है हम अभी आपको बताएंगे बस 2 ही मिनट के अंदर में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। पहले इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद हम फिर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे जगह का क्या है? अभाव है, ठीक है। इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। चलिए आइए अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसा कि हमने कहा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने? 25, ठीक है। और वह 25 कौन सा वर्ण है? स्पर्श वर्ण। अब ये जान लेते हैं, ठीक है, जानेंगे। चलिए, सबसे पहला, इस वर्ण के 5 वर्ग होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। स्पर्श व्यंजन की 5 गो वर्ग होता है। क्या गो? 5 गो वर्ग होता है। पहला वर्ग होता है क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, ठीक है। क वर्ग के अंदर आएगा क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ग होगा च वर्ग, है ना, च वर्ग। वर्ण के पहले अक्षर से इसका नामकरण किया गया, ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे च है पहला वर्ण तो च वर्ग से उसका उच्चारण कर दिया, यानी कि नाम दे दिया, च, छ, ज, झ और या, ठीक है। तीसरा होता है, ध्यान रखिएगा, तीसरा होगा ट वर्ग, है ना। हम लोग बचपन में ये सभी पढ़े हैं, है ना। उस समय हम नहीं जानते थे यही ट वर्ग आगे जाके कहलाएगा, है ना, यही च वर्ग जाकर के आगे कहलाएगा, है ना। उस समय नहीं जानते थे, जब बच्चे होते थे हमको क्या पता कि यही जाकर के आगे हम पढ़ेंगे कि यह क वर्ग है, यह च वर्ग है, यह ट वर्ग है ना। नहीं पता था, गुरुजी बताए भी नहीं थे। गुरुजी बताते भी कैसे, है ना। उस अवस्था में हम लोग यही सीखने के लायक थे, है ना। जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी विद्या बढ़ती है ना, वैसे वैसे शिक्षा प्रदान करने की संशक्ति बढ़ती है, आसक्ति बढ़ता है, ठीक है। अब आएगा त वर्ग, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ठीक है। उसके बाद आता है प वर्ग। क्या आएगा मेरे लाल? प वर्ग, ध्यान रखिएगा, प, फ, ब, भ, ठीक है, म। ये जो हो गए, है ना, 5 वर्ग जो हुआ क से लेकर के प, फ, ब, भ, म तक, ठीक है। यह 25 है। और यही 25 जो है मेरे लाल, मेरे बाबू, मेरे सोना, यही 25 जो है स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। यह वर्ण किसी न किसी, है ना, किसी न किसी अंग के स्पर्श के माध्यम से बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे कहेंगे स्पर्श व्यंजन। और यह व्यंजन 5 गो है, या माफ कीजिएगा 5 वर्ग है इसका,
जैसे ये 5 गो हो गया, है ना, यह 5 गो हो गया, ठीक है, ये 5 हो गए, ये 5 हो गए और ये 5 हो गए, टोटल जोड़ो तो 25 होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 है। क्लियर है? चलिए, यह था व्यंजन का पहला प्रकार। अब आएंगे व्यंजन का दूसरा प्रकार था जो अंतःस्थ व्यंजन था। क्या था? अंतःस्थ व्यंजन। क्या था? अंतःस्थ व्यंजन। अब हम जान लेते हैं अंतःस्थ व्यंजन क्या है। ध्यान रखिएगा, अंतःस्थ व्यंजन में बात करें तो य, र, ल, व, है ना, इसकी संख्या कितने हैं? 4। ध्यान रखिएगा, इसकी संख्या 4 है। 4 है, माफ कीजिएगा, इसकी संख्या 4 है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन? य, र, ल और व। अब बात कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बात करेंगे? ऊष्म व्यंजन। क्या होगा? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब बात करेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में। तो ऊष्म व्यंजन जो है य, र, ल, व के बाद क्या क्या होगा? व के बाद होगा, इसको हम पढ़ते हैं तलाव्य स, है ना, इसको पढ़ते हैं मूर्धन्य स, इसको पढ़ते हैं दंत स, है ना, दंत स, और इसको पढ़ेंगे ह। ठीक है, ये भी 4 है। क्या है? 4 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम पढ़ते हैं इसको य, र, ल, व, है ना। बचपन में हालांकि हम जानते नहीं थे कि यह क्या है, अंतःस्थ व्यंजन, लेकिन आज जान लीजिए। उसके बाद तलाव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये भी 4 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है अंतःस्थ व्यंजन की संख्या तो 4, है ना, ऊष्म व्यंजन की संख्या तो भी 4। ठीक है, आप कहिएगा सर इसमें 6 तरह ज्ञा भी तो है, तो वो क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अब नोट में लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? नोट में 6, ठीक है, तरह, ध्यान रखिएगा, 6 तरह और ज्ञा। ठीक है, 6 तरह और ज्ञा, ये जो है संयुक्ताक्षर है। क्या है? संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर का मतलब है 2 अक्षरों के मेल से ये बना है। अब बात किया जाए 6 का, तो 6 जो बना है बुआरे, 6 बना है क और मूर्धन्य स के योग से। ठीक है, तो यह 6 बना है। उसके बाद तरह की बात करें तो तरह जो है त, ठीक है, और र के योग से बना है तरह। ठीक है, यानी कि ये संयुक्ताक्षर, यानी कि 2 अक्षरों के मेल से बना है। उसके बाद ज्ञा की बात करें तो ज्ञा की बात करें तो ग, ठीक है, और यहाँ मिलकर बना है ज्ञा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 6 तरह ज्ञा जो है क्या है? संयुक्ताक्षर है। क्या है? संयुक्ताक्षर है। ठीक है मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, कभी कभी इसको देखते हैं ऊपर किसी, है ना, किसी वर्ण के ऊपर लिखा होता है, इसको हम पढ़ते हैं अनुस्वार। क्या पढ़ते हैं? अनुस्वार। क्या करते हैं? अनुस्वार, है ना। इसका मतलब न होता है, इसका मतलब प भी होता है ना, इसका मतलब अंग भी होता है कभी कभी। अब कैसे? तो इसका उच्चारण, इसको अनुस्वार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अनुस्वार का उच्चारण बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर न होगा, इसका उच्चारण हमेशा न नहीं होगा, है ना। इसका उच्चारण कभी म भी होता है, कभी न भी होता है। ठीक है, कैसे? देखिएगा, अब मान लेते हैं हम यहाँ कहेंगे पंपा। ठीक है, पंपा कहेंगे तो यहाँ पे इस अनुस्वार का उच्चारण क्या हो गया? अनुस्वार का उच्चारण क्या होगा? अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण जो हुआ मेरे लाल यहाँ पे हुआ म। ठीक है कि नहीं है? पढ़ेंगे इसको पंपा, यानी कि इसको हम क्या पढ़े? म पढ़े। अब क्यों पढ़े? ध्यान रखिएगा, हम जो अनुस्वार होता है उस अनुस्वार के बाद वाला, है ना, बाद वाला वर्ण को देखते हैं, और उस बाद वाले वर्ण का अंत कहाँ होता है ना, वही इसका उच्चारण होगा। अब ये प है, अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद क्या है? प। अब प का जो वर्ग है, प का वर्ग कहाँ जाके खत्म होता है? म पे होता है ना, इसलिए इसका उच्चारण म होता है, पंपा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहीं पे इस अनुस्वार का उच्चारण क्या हो गया? म। अब देखिए यहाँ पे, देखिए चंदन, चंदन, यहाँ पे इस अनुस्वार का उच्चारण क्या हो रहा है? यहाँ पे अनुस्वार का उच्चारण क्या हो रहा है? आप ही लोग बताइए, अनुस्वार का उच्चारण यहाँ क्या हो रहा है? अनुस्वार का उच्चारण यहाँ पे हो रहा है मेरे भाई, अनुस्वार का उच्चारण यहाँ पे हो रहा है न। क्या हो रहा है? न। न क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये अनुस्वार के बाद क्या है? द, और द जो होता है त वर्ग में को होता है, देख रहे, त वर्ग में के, और इसका अंत कहाँ जाकर के होता है? न पर होता है, इसलिए इसका उच्चारण क्या होगा? न होगा, तो ये बनेगा चंदन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है या और समझाया जाए? और समझाया जाए या क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अनुस्वार का प्रयोग क्या होगा? अब कभी कभी अंग भी होगा, कभी कभी इसका प्रयोग अंग भी होगा। अब देखिए अंग कब होगा? अब यहाँ पे देखिए, इसी अनुस्वार का उच्चारण म हुआ, इसी अनुस्वार का उच्चारण न हुआ, अब देखिए अंग भी होगा। जैसे हम कहेंगे कंगन, जैसे हम कहेंगे कंगन, है ना, कंगन का है, तो यहाँ पे अनुस्वार का उच्चारण कथी हो गया? अंग हो गया। क्यों हुआ? तो यहाँ पे अनुस्वार का उच्चारण जो हम कहेंगे, अनुस्वार का उच्चारण, यहाँ पे अनुस्वार का उच्चारण अंग हो रहा है, अंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे कंगन। अब देखिए अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद कहती है ग है, और ग जो होता है क वर्ग में को होता है ना, उसका अंत कहाँ जाकर होता है? अंग पर, इसलिए इसको पढ़ेंगे अंग, यानी कि कंगन। बात समझ गया? तो अनुस्वार का उच्चारण हमेशा न ही नहीं होगा, कभी म होगा, कभी न होगा, कभी अंग भी होगा।
इस बात को आप लोग खास रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए चलिए आइए अब बात कर लेते हैं उच्चारण स्थान के बारे में। ठीक है, उच्चारण स्थान भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है, ध्यान रखिएगा, है ना। एग्जाम में बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, वो उच्चारण स्थान से पूछा जाता है, इस बात को आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उच्चारण स्थान आखिर होता क्या है। ठीक है, उच्चारण स्थान, स्थान का मतलब जगह भी होता है, ध्यान रखिए। उच्चारण स्थान लिखेंगे मुख के, मुख के जिस भाग से, मुख के जिस भाग से, मुख के जिस भाग से, है ना, भाग से किसी वर्ण का उच्चारण होता है ना, भाग से किसी वर्ण का उच्चारण होता है, उच्चारण होता है, उच्चारण मतलब बोलना, उच्चारण होता है ना, है ना, उसे क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं, है ना। उसे नहीं, यानी उस भाग को, ध्यान रखिएगा, उस, है ना, उस भाग को क्या कहेंगे, उस भाग को उच्चारण स्थान कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बाबू रे, उसे हम कहेंगे उच्चारण स्थान। क्या कहेंगे, इस बात को आप लोग भूलेंगे नहीं, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है, आज वर्ण विचार एकदम क्लियर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे, उच्चारण स्थान किसे कहेंगे, मुख के जिस भाग से किसी वर्ण का उच्चारण, किसी वर्ण का उच्चारण होता है ना, उस भाग को ही हम कहते हैं उच्चारण स्थान। ठीक है, और सभी वर्ण का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। अब उसका पूरा हम तालिका आपको यहाँ पे लिख के बता देंगे, आप उसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, किसी वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। आइए मेरे बच्चों, मेरे लाल, अब आइए, अब हम अंत की ओर बढ़ गए हैं, वर्ण विचार का पूरा अंत की ओर हम बढ़ गए हैं। अब आप लोग इसे क्या कीजिएगा, याद रखिए, मैं बता रहा हूं आप लोग को कौन सा वर्ण, है ना, किस अंग से, यानी कि मुख के किस भाग से बोला जाता है, उसका नाम क्या होता है, उसको कहेंगे क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्थान के बारे में हम बात करते हैं ना, या तो कोई वर्ण कंठ से बोला जाता है, या तालु से बोला जाएगा, या मूर्धा से, या दंत से, या होठ से, या कंठ तालु दोनों मिला करके, या कंठ और होठ से मिलाकर, या दांत या होठ से मिलाकर, और नासिका से बोला जाता है ना। यानी कि उच्चारण स्थान मात्र यही है ना, इन्हीं भागों से वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, ध्यान रखिएगा, वह वर्ण है क, अ, आ, क, ख, घ, च और अंग। ध्यान रखिएगा, ठीक है, मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे आप लोग, कंठ के उच्चारण, कंठ से जो बोला जाता है यही है, और इसे हम लोग कंठ वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे, कंठ वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होगा उसे हम लोग कंठ वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे बउआ, कंठ वर्ण। और कंठ से उच्चारण होने वाला वर्ण ये है, इसे ध्यान रखिएगा। कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब आइए तालु। तालु से बोले जाने वाले वर्ण है ई, दीर्घी, च, छ, झ, या, य और तालव्य स। ठीक है, इसे हम कहेंगे तालव्य वर्ण। क्या कहेंगे, तालव्य वर्ण। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह तालु से बोला जाता है, और जो वर्ण तालु से बोला जाए उसे तालव्य वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, तालव्य वर्ण कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है मूर्धा। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण की बात करें तो री, ट, ठ, ड, ढ, न, र और मूर्धन्य स। ठीक है, इसे हम मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं ना, इसको पढ़ते हैं ना मूर्धन्य स, इसे हम लोग कहते हैं मूर्धन्य वर्ण, है ना। जिसका उच्चारण मूर्धा से हो उसे हम लोग कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, ये खास करके आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दंत वर्ण, है ना, जिसका उच्चारण दांत से हो, जैसे त, थ। जैसे हम त बोलते हैं तो मेरा जीभ जो है दांत में सटता है ना, इसका मतलब दांत से उच्चारण होता है त, थ। यदि हम अ, आ, ई पढ़ेंगे, जैसे अ, आ, ई, है ना, क, ख, ग, यहाँ पे हाथ रखेंगे, जब इसका उच्चारण करेंगे तो कंठ जो है ना, कंठ में थोड़ा सा वाइब्रेट होता है ना, तो हम समझ जाते हैं इसका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, इस प्रकार से बोल करके भी आप समझ सकते हैं कि किसका उच्चारण किस चीज से होता है। यदि हम तालु का बात करें, ई, दीर्घी, च, छ, ज, झ, य, है ना, तालु में जीभ जो होता है तालु में सटता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे तालव्य वर्ण, यानी कि इसका उच्चारण तालु से होता है। मूर्धा, मूर्धा से बोले जाने वाला ये है मूर्धा, है ना, य, ट, ठ, ड, ढ, न, है ना, मूर्धा। मूर्धा अंदर की होता है, मुख के अंदर भाग होता है मूर्धा, तो मूर्धा से बोला जाता है, तो उसे मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। अब आइए दंत वर्ण, यानी कि जिनका उच्चारण दांत से होगा, यानी कि तालु जब दांत में सटेगा और उसको बोलने के क्रम में तो हम समझ जाएंगे कोई दंत वर्ण है, यानी कि दांत से बोला जाता है। जैसे त, जैसे हम त बोलेंगे तो मेरा तालु जो है दांत में सटेगा। थ, है ना, थ, द, ध, न, ल, है ना, क्या होगा, दंत स। ये दांत से बोला जाता है, इसलिए इसको दंत स भी बोलते हैं, तो इसे हम कहेंगे दंत्य वर्ण। क्या कहेंगे, दंत्य वर्ण, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण दांत से हो उसे हम कहेंगे दंत्य वर्ण। क्या कहेंगे, दंत्य वर्ण। आइए अब ओष्ठ।
होठ हम जानते हैं, ये होठ है ना, ये होठ है। अब होठ के दोनों होठ जब सटेगा तो कौन सा वर्ण बुलाएगा, ध्यान रखिएगा। कहेंगे ऊ ना, या हम कहेंगे प। अब जब हम प कहेंगे तो दोनों होठ आपस में क्या होगा, भेंट करेगा कि हाँ चल भाई हम दोनों एक समान है ना। प, फ, ब, भ, म, यानी कि दोनों ओठ क्या होता है, आपस में सटता है, तो हम कहेंगे यह ओष्ठ वर्ण है, यानी कि ओठ से बोला जाता है। जो वर्ण ओठ से बोला जाता है उसे कहते हैं ओष्ठ वर्ण। क्या कहेंगे, ओष्ठ वर्ण कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आइए कंठ तालु, जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से हो, यानी कि दोनों के संयोग से हो, दोनों के मेल से हो, तो उसे हम कहेंगे कंठ तालव्य वर्ण। ठीक है, जैसे ए, अ। अब आइए कंठोष्ठ वर्ण, ओ, औ। यह कंठ और ओष्ठ से मिलकर बनता है। कंठ कंठ और ओष्ठ दोनों मिलेगा। ओ, यह यहां से आवाज निकलता है ओ, ये दोनों तो होगा ही, यहां से भी वाइब्रेट होगा ओ, औ, है ना। तो कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर बोला जाता है। दंतो, दांत और ओष्ठ से व। ठीक है, दंतोष्ठ वर्ण। आगे आइए, उसके बाद नासिका, नासिका से बोला जाता है अंगा, है ना, या, न, न, म, है ना। जैसे इसको हम बोलते हैं तो मेरा नासिका नाक में ना अंदर की ओर से, अंदर की ओर नाक के यहाँ पे अंदर की ओर जाइएगा ना तो वहां पे वाइब्रेट होगा, सटेगा। जैसे कहिएगा या, तो थोड़ा सा नाक से नकियाना होगा, नाक से, है ना, या, है ना, न, म, है ना, थोड़ा सा नाक से भी क्या करना होगा, साउंड निकालना पड़ता है, तो उसे हम कहेंगे नासिका से बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वर्ण का सारा मैटर आज हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, द एंड करने से एक दो बातें और है जो हम आपको बता देंगे। ठीक है, पहले इसे आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसे जितना ज्यादा हो सके याद करने के प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा, टकरा ही जाएगा, न टकराए तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए अब देख लेंगे जाते जाते चिन्ह और उसका नाम और उसका उच्चारण क्या होता है, ये जान लीजिए, है ना। इस टाइप का जब हो मेरे लाल तो इससे हम कहते हैं हलन, और इसका उच्चारण यानी कि उसको समझा जाता है कि यह अ है, किसको दर्शाता है, अ को। यह जो अनुस्वार है ना, ये अनुस्वार, इसका नाम है अनुस्वार, और इसका उच्चारण जो होता है कभी म होता है, कभी न होता है, कभी अंग होता है ना। हमने उदाहरण के साथ, है ना, इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था कब क्या होता है। ठीक है, यह है चंद्र बिंदु, यानी कि चांद है, चांद के आकार का है, उसमें एक बिंदु है, इसे कहते हैं चंद्र बिंदु, और इसका उच्चारण न होता है। ठीक है, इसको न पढ़ा जाता है, इसे कहते हैं विसर्ग, ध्यान रखिएगा, यह है विसर्ग। ठीक है, और इसका उच्चारण ह होता है, इसको ह समझा जाता है। बात समझे कि नहीं समझे, तो इन चिन्ह को, है ना, इसका नाम और इसका क्या उच्चारण है, इसे भी आप लोग क्या करेंगे, खास रूप से ध्यान रखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यही खत्म करता हूं। आज हमने पूरा का पूरा वर्ण जो है क्लियर करवा दिया। अब उससे कुछ बातें हम आपको क्या करेंगे, पूछेंगे और क्लास को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं, आप लोग बताएंगे, है ना। मुख्य रूप से याद करने योग्य बात, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से याद करने योग्य, है ना, बातें। मुख्य रूप से क्या याद कीजिएगा, ठीक है, याद कीजिएगा स्वर की संख्या जो कि 11 होता है ना। याद कीजिएगा स्वर की भेद, यानी कि स्वर वर्ण की भेद 2 होता है। ठीक है, याद कीजिएगा व्यंजन वर्ण के भेद, है ना, 3 होता है। क्या क्या होता है आप देख लेंगे पीछे वीडियो बैक करके। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या। अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या बात किया जाए तो 25। ठीक है, याद करेंगे आप लोग कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितना, 4। याद करेंगे उष्म व्यंजन की संख्या, उष्म व्यंजन की संख्या 4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बात करेंगे संयुक्ता अक्षर, तो संयुक्ता अक्षर जो होगा मेरे लाल, छ, त्र और ज्ञा। ठीक है, ये संयुक्ता अक्षर होगा। ठीक है, ये सभी जो बातें हैं याद करने योग्य है। ठीक है, अब बात करेंगे याद करने योग्य क्या बात करना है कि अनुस्वार है, इसका उच्चारण क्या होता है। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है, इसका उच्चारण क्या क्या होता है हमने बताया, है ना। इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम है, इसका नाम विसर्ग है, हमने बताया। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम हलंत है ना, इसे समझा क्या जाता है और समझा जाता है, हमने कहा, है ना। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, वर्ण में और मुख्य रूप से उच्चारण स्थान तो आप लोग ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, उच्चारण स्थान का पूरा झोरा भर के हमने आपको दिया है, उसे याद रखेंगे ही रखेंगे, है ना। तो इन चैप्टर से खास करके मुख्य रूप से इस बातों को क्या रखिएगा, याद रखिएगा। यदि ये बातें याद है तो वर्ण से कहीं से भी सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास अब हम यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।
ठीक है, जब तक हम लेते हैं विदा, टाटा बाय बाय।